दुश्मनों को डराता है। फोबिया इज एन इंटेंस एंड इरेशनल फियर ऑफ सम ऑब्जेक्ट। फोबिया एक इररेलीवेंट मीन्स इरेशनल का मतलब कि हमें पता है कि डर बेवजह का है, फिर भी हम डरते हैं उस चीज से। जैसा कि हम अपने घरों में देखते हैं, कई बार घरों में बच्चियां जो है छिपकली से डरती हैं, रूडेंट से डरती हैं, जो चूहे होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं। और क्योंकि ये अपने आप पर डिपेंड करता है कि भी कैसे हम उस चीज़ को देखकर फील करते हैं, और जैसे ही हमारी उस चीज़ को लेकर फीलिंग होगी वैसा ही हम रिएक्ट करेंगे। तो कौन चाहता है? तो ये डिपेंड करता है कि ये कितना सीवियर है, जो फोबिक रिएक्शन कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है, किस तरह की सिचुएशन है, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स नोबडी वुड लव टू केयर्स ए कॉकरोच, बट सम पीपल गेट कंप्लीटली पैनिकी एट द थॉट ऑफ टचिंग इट। और बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाते हैं कि अरे इसको टच आया है, ची 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 ची। लाइक दिस, डिपेंडिंग अपॉन हाउ सीवियर इट इज, दिस मे बी ए फोबिक रिएक्शन। अब DSM-4 के अनुसार ये जो डायग्नोज किया जाता है कि कुछ पीपल सफरिंग होते हैं, सफ़र करते हैं फोबिक डिसऑर्डर से, और इसमें उनके साथ क्या होता है कि मे हैव अ परसिस्टेंट एंड डिसप्रपोर्शनेट फियर ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, है ना, डिसप्रपोर्शनेट, अतर्क संगत वाला जो है उनका सिस्टम होता है। सोशल सिचुएशन उनकी ऐसी बन जाती है, क्राउडेड प्लेस पर अगर जाते हैं तो वो डरते हैं, दैट एक्चुअली कैरीज लिटिल डेंजर। और ऐसी सिचुएशन में उनको ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है, डर लगता है, तो एक तरह का वो डर होता है फोबिया। इसे पैनिक अटैक तो नहीं कह सकते, पैनिक अटैक में कंडीशंस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं, लेकिन ये फोबिया होता है जैसा मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया। तो एक्सपोजर टू द फोबिक स्टिमुलस ऑलमोस्ट इनवेरिएबली प्रोड्यूसेस इंटेंस एग्जाइटी रिस्पॉन्स। और जब फोबिक स्टिमुलस हमें मिलता है किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, तो उस वक्त क्या होता है, बड़े मतलब हमें एंग्जाइटी रिस्पॉन्स होता है, हमें एंग्जाइटी होती है। और हमें पता है, पेशेंट को अक्सर ये चीज़ पता होती है कि जो फियर है अनरीजनेबल उसका फियर है, बट उनका, उस पेशेंट का उस स्थिति के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। द फोबिक सिचुएशन इज यूजुअली अवॉइडेड। ठीक है, ये जो फोबिक सिचुएशन है ये जनरली अवॉइडेड होता है। मान लो आपको छिपकली दिखी किस रूम में, आप उस रूम से चले जाओ, आप ठीक हो जाओगे, लाइक दिस, है ना। अदरवाइज उस सिचुएशन में यदि रहना पड़े तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है कि भाई अरे मैं कहाँ बैठ गया, तो दिमाग हमारा इस लेवल तक जाता है। और जब हमें फोर्स किया जाता है उस फोबिक स्टिमुलस में रहने के लिए, सो इफ़ वी आर फोर्स्ड कि भाई हम वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो रिएक्शन एक पैनिक अटैक जैसा हो जाता है ना, लेकिन उससे कम सीवियर होता है, ज़्यादा भयानक नहीं होता है उससे। द अटेंशन ऑफ द पर्सन फेसिंग द फोबिक ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड कंप्लीटली टुवर्ड इट, द अफेक्ट इज इंटेंस फियर एंड द बिहेवियरल रिएक्शन इज एस्केप। और उनका जो बिहेवियर रिएक्शन होगा ऐसी स्थिति में क्या होगा, फियर इतना इंटेंस होगा कि वो उस स्थिति से ही चले जाएंगे, उस कमरे से ही चले जाएंगे, उस सिचुएशन से ही अपने आप को अवॉइड कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में लोग ठीक भी रह जाते हैं फिर। और as soon as the person can escape from the presence of the phobic stimulus, the negative affect and accompanying the physiological reactions subside। और ऐसी स्थिति में उनके जो फिजियोलॉजिकल, जो शारीरिक चेंजेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो नहीं आते हैं, वो दब जाते हैं। Thus the flight reaction is reinforced as it provided relief from the tension। और ऐसी फोबिक ऑब्जेक्ट से जब आप दूर चले जाते हैं तो ये एक रिलीफ होता है टेंशन से। कई बार हमने देखा है कि लोग जो है बाहर घूमने के लिए जाते हैं, शेर पिंजरे में होता है लेकिन वो बदमाशी किए बगैर नहीं मानते, लेकिन कई लोग बिल्कुल स्ट्रेस में होते हैं, हल्के फुल्के स्ट्रेस में, उनको डर होता है, इसलिए वो उसके नज़दीक नहीं जाते। जब वो पूरे उस जू की या ऐसे प्लेस की घुमाई करने के बाद जब वापस जाते हैं, देन दे आर फील रिलैक्स्ड। क्यों? क्योंकि वो उस सिचुएशन से, उस फोबिक ऑब्जेक्ट से दूर चले गए हैं। तो इसी तरीके से DSM-4 के अनुसार जो फोबिक हैं, 3 टाइप्स का फोबिया होता है, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबियाज आर द इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि हमने जाना, कॉकरोच, छिपकली से लोगों को डर लगता है, किसी एनिमल से, किसी सिचुएशन से डर लगता है। मान लो आप पानी में नाव में यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको डर लगता है कि कहीं मैं डूब ना जाऊँ, कहीं इस नाव में छेद ना हो जाए तो मेरा क्या होगा, लाइक दैट
फोबिक, एंड जब वो उस सिचुएशन से जब नाव से उतर कर दूसरे किनारे चले जाते हैं तो उनका डर वो गायब हो जाता है। सम टिपिकल एग्जांपल्स आर फियर ऑफ ए क्लोज्ड स्पेस ऑफ क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि आपको कहीं एक ऐसा डर जहां आपको ये लगे कि मुझे कहीं इस कमरे में बंद कर दिया जाए, जैसे बहुत सारे बच्चों को होता है। हमारे टाइम पे तो बच्चों को क्या करते थे कि भी अरे अगर तूने शरारत की ना तो तेरे को इस कमरे में बंद कर देंगे, तो क्लस्ट्रोफोबिया, उसको डर होता था कि भी ठीक है माँ बाप का कहना मानना है। और फियर ऑफ हाइट्स और एक्रोफोबिया जिसे बोलते हैं, मीन्स हाइट पर जाने पर डर लगना, दिस इज ऑल्सो फोबिक डिसऑर्डर। फियर ऑफ ब्लड और हीमोफोबिया, कि किसी को खून देखते ही जो है ना कुछ अजीब सा ओड सा सेंसेशन होने लगता है। फियर ऑफ स्नेक और ओफिडियोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर और एराकोफोबिया, फियर ऑफ फायर और पायरोफोबिया, एंड इवन फियर ऑफ फोबियाज और फोबोफोबिया। तो इसकी जो यहाँ आपको फ्रेंड्स जो ये लिंक दे रखा है, ये लिंक पर अगर आप जाओगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सारे फोबियाज मिलेंगे। द स्पेसिफिक फोबियाज कैन बी डिवाइडेड इन एंड सम subtypes like animal type, cued by animals or insects; natural environment type, cued by objects in the environment such as storms, heights or water; blood इंजेक्शन इंजरी टाइप, क्यूड बाय विटनेसिंग सम इन्वेजिव मेडिकल प्रोसीजर्स, यानी कि आपको इंजेक्शन लगाने से डर लगेगा, आप कहीं मेडिकल इमरजेंसी में जाएंगे तो वहाँ आपको ट्रीटमेंट लेते हुए डर लगेगा कि मुझे सुई ना चुभा दें, कहीं मुझे जो है ड्रिप ना चढ़ा दें। तो इस तरीके से सिचुएशनल टाइप, क्यूड बाय स्पेसिफिक सिचुएशन सच एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गए, वहाँ किसी चीज़ का आपको डर लग गया, जैसे टनल्स में जाते हुए आपको डर लगता है, ब्रिजेस पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ डर लगता है, एलिवेटर्स पर, फ्लाइंग, ड्राइविंग और एनक्लोज्ड स्पेसेस पर हमें जाने से डर लगता है। अदर टाइप के जो होते हैं क्यूड बाय अदर स्टिमुलाई देन द अबव सच एज चॉकिंग, वॉमिटिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग एंड इलनेस, यानी कि आपको एक स्टिमुलाई मिलता है, एक सिग्नल मिलता है बाहर से कि भी ठीक है आपको उस सिचुएशन से डर लग रहा है, तो आप कि सांस रुकने को हो जाएगी, आपको वॉमिटिंग होगी, आप बीमार पड़ जाओगे, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। लेकिन अक्सर हमारे समाज में देखा गया है कि जो सोशल फोबिया है वो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट होता है। ठीक है जी। तो सोशल फोबिया एज यू मे गैस फ्रॉम इट्स नेम आर परसिस्टेंट इर्रेशनल फियर एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, जो कि दूसरे लोगों की उपस्थिति में जो है ना होता है कि आपको दूसरे लोगों से बातचीत करना है ना। हम लगभग हम ये देखते हैं जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू बोर्ड के आगे हमारी जो है ना जुबान नहीं निकल पाती है, तो ये सोशल फोबिया का ही एक लक्षण है। और जहाँ हम एक्सट्रीम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, ऑफन एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ शाइनेस और सेल्फ कॉन्शियस build into a powerful fear so that it becomes difficult to participate in everyday social situations। इसीलिए हम जो है ना सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है हमारे अंदर शाइनेस आ जाती है कि किसी का सामना करने की एक मतलब हम डर सा लगने लग जाता है कि नहीं मैं क्यों बात करूं, पता नहीं क्या बात करनी है, या जो है ना वो सामने वाला क्या कह दे। इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो पीपल विद सोशल फोबिया कैन यूजुअली इंटरेक्ट ईजिली विद क्लोज एंड फैमिलियर पर्सन्स, और ऐसे जो लोग हैं वो ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने फैमिलियर जान पहचान वाले लोगों के साथ, बट मीटिंग विद न्यू पीपल, टॉकिंग इन ए ग्रुप और स्पीकिंग इन ए पब्लिक कैन ट्रिगर ए फोबिक रिएक्शन। तो उन्हें पब्लिक में यदि बोलना पड़े है ना, तो इस तरह की सिचुएशन उन्हें आ जाती है, डर लगता है। ऑफन सिचुएशंस वेयर वन माइट बी इवेल्युएटेड बिकम द फोबिक सिचुएशन, है ना। और ऑल ऑफ अस मे हैव ओकेजनल सोशल एंग्जाइटीज़, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ओकेजनल सोशल एंग्जाइटीज़ रहती हैं, स्पेशली अंडर जजमेंटल सिचुएशंस, जब हम पहले से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन में वो बंदा क्या कहेगा। जी कोई कुछ नहीं कहता, आपको अपना डर हटाना है। बट ए पर्सन विद डायग्नोजेबल सोशल फोबिया ऑफन बिकम्स इनकेपेबल ऑफ नॉर्मल सोशल इंटरेक्शंस, और वो इनकेपेबल होता है, लगभग जो नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन होती है वो नहीं कर पाता है जो व्यक्ति इस फोबिया डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, वो इज विक्टिम। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एगोराफोबिया के बारे में। एक तरह का ये पैनिक डिसऑर्डर होता है, पब्लिक प्लेसेस पर जाने से पेशेंट घबराता है, लेकिन DSM-4 इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, स्पेशल एम्फेसिस देता है कि यदि ये सिवियर होता है
तो समझिए पैनिक डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है ना। और अगर ये सीवियर नहीं होता है तो इसे हम फोबिया के तौर पर कोडेड करते हैं, है ना। कि यदि सोर्स ऑफ एंग्जाइटी होता है कि भाई किसी सिचुएशन में पहुंचकर किसी ऑब्जेक्ट को देखकर यदि आपको हल्का फुल्का फोबिक डिसऑर्डर होता है और आप उस सिचुएशन से जब परे चले जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं फीलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि अगर तो आपको पैल्पेबल पैनिक अटैक होता है, यानी कि बॉडीली सेंसेशन ऐसे मिलते हैं, जोर जोर से दिल को धड़कना, फीलिंग ऑफ चॉकिंग, नोजिएटेड फीलिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पैनिक अटैक। अगर ये चीज़ नहीं आती है तो ये फोबिया कहलाता है। आइए इस बात को बहुत अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं एक केस स्टडी के थ्रू। कालू एक 24 नाउ अब वो 24 साल का है, कम्स फ्रॉम ए लोअर क्लास फैमिली ऑफ फिशरमैन की लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और वो अपने लाइवलीहुड पर डिपेंड करते हैं शैलो बैक वाटर और रिवुलेट्स स्ट्रीमिंग फ्रॉम बिग रिवर्स। बड़ी बड़ी नदियों के किनारे से एक छोटे छोटे तालाब से बन जाते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, वहाँ से फिशिंग लेते हैं, है ना, फिश इकट्ठा करते हैं और अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। और वो बताता है जो कालू है, जब 4th क्लास में वो लोकल स्कूल में पढ़ा था और उसने वो जो पढ़ाई है गरीबी के कारण छोड़ दी थी, और एज ए चाइल्ड और एक बच्चे होने के नाते वो अपने पिता के साथ बैक वाटर्स पर जाता था, स्पेशली वेयर दे कल्टिवेटेड प्रॉन्स, जहाँ एक तरह का सी फूड होता है, उसको जो है ना फिश होती है प्रॉन्स, और उसकी वो जो है ना कल्टीवेट करते थे, खेती करते थे। वेरी ओकेजनली क्रोकोडाइल्स swim in from the big river and in which the backwater may be connected। और जो बड़ी रिवर से जो रास्ता कनेक्ट था उस छोटे छोटे तालाबों का, तो वहाँ जो है ना कभी भी क्रोकोडाइल्स आ जाते थे, और उसके बारे में कालू ने बहुत कहानियाँ सुन रखी थी, और everybody had heard these tales, but since the appearance of crocodile is quite rare, लेकिन क्रोकोडाइल का जो अपीयरेंस था वो वहाँ बड़ा रेयर था, होता ही नहीं था। everybody works in the knee deep water with or without much anxiety। वो किसी को एंग्जाइटी होती थी, किसी को डर लगता था, किसी को नहीं, तो इस तरीके से जो है ना वो काम करते रहते थे, घुटने तक जो है ना उनके पाँव जो है पानी में रहते थे। फ्रॉम अर्ली एडोलेसेंस ऑनवर्ड कालू ग्रेजुअली बिकेम अफ्रेड ऑफ क्रोकोडाइल्स, और अर्ली एडोलेसेंट के पीरियड में कालू जो है ना धीरे धीरे क्रोकोडाइल से डरना शुरू हो गया, एंड विच देन टर्न इनटू ए स्पेसिफिक फोबिया, और उसके पर्सनैलिटी में ये एक स्पेसिफिक फोबिक डिसऑर्डर डेवलप हो गया। ही वॉज अनेबल टू वर्क इन वाटर बिकॉज इफ ही सीज एनी शेडो, यदि वो पानी में काम करने के लिए जाता था, यदि उसको परछाई भी दिख जाती थी, इवन अंडर वाटर प्लांट्स की भी परछाई या फिश की दिख जाती थी, ही सफ़र्स फ्रॉम अनकंट्रोलेबल फियर, और उसको जो है ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, अनकंट्रोलेबल फियर होता था। सिंस कालूज फैमिली हैड नो लैंड टू कल्टिवेट, कालू की फैमिली के पास कोई लैंड नहीं थी, ज़मीन नहीं थी जहाँ वो खेती कर पाएँ, और कालू को कोई और विद्या भी नहीं आती थी, किसी और स्किल में भी उसको महारत हासिल नहीं थी जिससे वो अपना काम चला सके। तो नॉट बीइंग एबल टू वर्क इन वाटर हैज़ प्रैक्टिकली मेड हिम नॉन अर्निंग मेंबर ऑफ द पुअर फैमिली। अब वो नॉन अर्निंग मेंबर बन गया अपनी पुअर फैमिली का। कालू अंडरस्टैंड्स दैट, कालू ये समझ चुका है दैट हिज फियर इज इरेशनल एंड नेवर इन हिज लाइफ टाइम ही हैज़ हर्ड ऑफ क्रोकोडाइल एक्चुअली अटैकिंग ए मैन इन देयर लोकेलिटी। और अभी तक उसने कोई भी ऐसी बात नहीं सुनी थी अपनी लोकेलिटी में कि किसी को क्रोकोडाइल ने अटैक किया हो, किसी व्यक्ति के ऊपर अटैक हुआ हो। सो ही अंडरस्टैंड्स दैट, अब वो समझ जाता है कि ये वो बर्डन बन रहा है फैमिली के ऊपर और ये अच्छी बात नहीं है। और बट ही कैन नॉट ओवरकम द इंटेंस फियर, जो गहरा डर उसके दिमाग में अर्ली एडोलेसेंट में बैठ गया था, तो वो निकल नहीं पा रहा था। जबकि उसने जो ये फियर था, इसका जुड़ाव उन कहानियों से किया था जो कि उसने बचपन में सुनी थी। ही नोज दैट देयर आर नॉट एनफ टू प्रोवोक सच स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस। वो कहता है कि ये चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं जो इसके स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को जो है ना प्रोवोक कर पाएँ। तो वो धीरे धीरे समझ गया कि नहीं, वो जो फोबिया है, ही हैज़ फोबिक डिसऑर्डर, और उसे जो है ना इस फोबिक डिसऑर्डर से निजात पाना है।
आइए जानते हैं एपिडेमियोलॉजी ऑफ फोबिक डिसऑर्डर कि कैसे ये फैलता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है फोबिक डिसऑर्डर को। इसमें वाइल स्पेसिफिक फोबियाज आर एस्टिमेटेड अराउंड 4.5% इन द टोटल पॉपुलेशन, और अगर हम सोशल फोबिया की बात करें तो 11% है। फोबियाज लाइक पैनिक डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन विमेन देन मैन। आदमियों के मुकाबले औरतों में ज़्यादा जो है पैनिक डिसऑर्डर्स मिलते हैं। एटियोलॉजी ऑफ फोबिक डिसऑर्डर, आइए इसके कारण जानते हैं। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंट इन फोबियाज देन इन पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में तो बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन यहाँ नहीं है। द जेनेटिक बेसिस ऑफ द फोबियाज हैज़ बीन सजेस्टेड बाय सम स्टडीज बट इट हैज़ नॉट बीन वेल एस्टेब्लिश्ड। परंतु इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, अच्छे तथ्य नहीं मिलते हैं। एट बेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर इज मोडेस्ट, बड़ा हल्का सा इम्पैक्ट जो जेनेटिक फैक्टर का है बड़ा हल्का सा है। इट हैज़ बीन सजेस्टेड हाउएवर दैट टेम्परामेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग फोबिया। और इस बात का निष्कर्ष निकाला कि जो टेम्परामेंट है, आपका जो बिहेवियर है, किस तरह का सिचुएशन में आप रिएक्ट करते हो, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है फोबिया को डेवलप करने में। सम चिल्ड्रन आर टेम्परली जंपी और ईजिली अराउज्ड। कुछ टेम्परामेंटली जंपी होते हैं, ईजिली अराउज्ड हो जाते हैं, उनको भड़काया जा सकता है। तो ऐसे लोगों में फोबिक सिचुएशन आ जाती है। दिस Lability stability dimension is a function of the predisposition of the automatic activity. Those who are easily aroused may have greater chance of developing anxiety disorders in later life. जो जिनको ईजिली प्रोवोक किया जा सकता है, अराउज्ड किया जा सकता है, भड़काया जा सकता है, तो उनका ज़्यादा चांस होता है लाइफ में, लेटर लाइफ में एंग्जाइटी को डेवलप करने का। देयर हैव बीन सम अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ फोबिक डिसऑर्डर्स। सम अटेम्प्ट्स हमें मिले हैं, कुछ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मिली हैं जिनके ऊपर खोज की गई है। पीपल आर मोर लाइकली टू डेवलप फियर ऑफ स्नेक्स और हाइट्स देन ऑफ बुक्स और कप्स। पीपल के अंदर जो फियर डेवलप देखा गया है वो स्नेक्स के लिए उनको डर रहता है, हाइट से, ऊंचाई के लिए डर रहता है, बजाय कि बुक्स और कप से। दस देयर सीम्स टू बी preparedness to consider some objects as more phobic than others। इसलिए कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखा गया कि जिनके ऊपर जो है ना हमें ज़्यादा फोबिक डिसऑर्डर की शिकायतें रहती हैं। दिस प्रिपेयर्डनेस हैज़ बीन रिटेन्ड बाय नेचर बिकॉज द primates who identified these dangers signals quickly had a survival advantage। जो सिग्नल्स क्विकली कर लेते हैं, मीन्स जो इन आने वाले खतरे को थोड़ा सा पहचान लेते हैं प्राइमेट्स, सो उनका सर्वाइवल एडवांटेज ज़्यादा रहता है। हाउएवर फॉर द नॉर्मल पर्सन द रियलिटी ऑफ डेंजर इज जज्ड। नॉर्मल पर्सन तो जो डेंजर है, जो खतरा होता है, उसको जज कर लेता है, वाइल फॉर द अदर फोबिक पर्सन द रिएक्शन इज एग्जेजरेटेड। और जो फॉबिक पर्सन होता है, फॉबिक डिसऑर्डर लिए होता है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर एकदम हट जाएगा। जैसे आपने कई लड़कियां देखी होंगी, अगर आप वो कॉकरोच दिख जाए तो बाप रे इतना चिल्लाएंगी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आइए हम बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। और यू मे स्टडी द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एज व्यूड फ्रॉम डिफरेंट थियोरेटिकल अप्रोचेस। अलग अलग जो थ्योरेटिकल अप्रोचेज हैं उनके अनुसार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। जैसे कि फ्रायड ने लिटिल हंस के बारे में बताया था, उसके बारे में कि अपने डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बताया था कि जो ये हंस का जो फोबिया है, हॉर्सेस को लेकर जो फोबिया है, वो एक डिस्प्लेस्ड फोबिया है, जो कि उसके इडिपल कॉम्प्लेक्स जो कन्फ्लिक्ट था, चाइल्डहुड का जो फियर था उसको, तो उसको रिजोल्व करने के लिए उसने अपने फोबिया को डिस्प्लेस कर लिया हॉर्स के ऊपर। असल में कहानी क्या है कि जो फ्रायड है वो ये कहते हैं कि कुछ अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं, अनकॉन्शियस नीड्स एंड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से ये फोबिया डेवलप होता है। क्योंकि उसके रास्ते में लिटिल हंस अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट था, और क्योंकि उसके जो फादर बीच में थे, तो उसको वहाँ से जो डर था, उसने उस डर को, जो एडिपल कॉन्फ्लिक्ट वाला जो डर था, उसको डिस्प्लेस कर लिया हॉर्स के ऊपर। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि द मिसट्रस्ट एंड जनरलाइज्ड फियर ऑफ एनवायरनमेंट सीम्स टू बी डिस्प्लेस्ड ऑन द फोबिक ऑब्जेक्ट। कि जहाँ मिसट्रस्ट है, जनरलाइज्ड एनवायरनमेंट है फियर का, वो
किसी एक फॉबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो इस थ्योरी को समझते हुए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने सोशल फोबिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बाद में। लेकिन साइको एनालिटिकल जो मॉडल है वो क्रिटिसाइज किया गया लर्निंग थ्योरिस्ट के द्वारा। अब लर्निंग थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि व्हेन यू लर्नड अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग, जब आप क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पढ़ते हैं, यू कम अक्रॉस द एक्सपेरिमेंट ऑफ वॉटसन एंड रेनर। वॉटसन एंड रेनर के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आप जान पाते हैं। हु कंडीशनड लिटिल एल्बर्ट टू फियर फरी ऑब्जेक्ट्स बाय एसोसिएटिंग ए रैट विद ए लाउड बैंग। वॉटसन एंड रेनर ने क्या किया कि जो लर्निंग थ्योरी, इसमें क्या सिखाया गया कि जो लर्निंग थ्योरी थी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोबिया takes this experiment on avoidance conditioning as the model of phobic reaction। कि उन्होंने एक फोबिक रिएक्शन को देखने के लिए, डर को देखने के लिए कि चूहे से एक बच्चा डर रहा है नहीं डर रहा है, जब वो उस बच्चे के पीछे से एक स्टिक को जोरदार तरीके से साउंड दिया गया, तो वो एक कंडीशनड स्टिमुलाई था जिसकी वजह से ये पता चला कि हाँ, ये फोबिक रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर। एंड इट इज बिलीव्ड दैट फोबिया इज द एंड रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस बीइंग टर्न इनटू फोबिक ऑब्जेक्ट ड्यू टू अनवारंटेड एसोसिएशन इन टाइम विद अ फियर्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो स्टिमुलस है वो टर्न कर दिया गया फोबिक ऑब्जेक्ट में, है ना, अनवारंटेड एसोसिएशन इन टाइम का मतलब है कि समय की कोई सीमा नहीं थी, विद द फियर्ड ऑब्जेक्ट, कि डरने वाले ऑब्जेक्ट्स के साथ उसकी कोई एक सीमा नहीं थी, उसको आगे प्रेरित कर दिया गया। Initially the association creates the fear of neutral stimulus and then escape or avoidance of stimulus results in relaxation। और फिर जब उस स्टिमुलस को अवॉइड किया गया तो रिलैक्सेशन की प्रोसेस हुई। दिस रिलैक्सेशन टर्न्स एक्ट एज ए रेइंफोर्सर एंड मेंटेन्स द फोबिया। और ये जो रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस थी वो टर्न हुई, उसने एक रीइंफोर्सर का काम किया, प्रेरक का काम किया, और जिसने उस सब्जेक्ट के जो फोबिया को मेंटेन किया। अनदर प्रोसेस एम्फेसाइज्ड विद इन द लर्निंग अप्रोच इज मॉडलिंग ऑफ फोबियाज, कि बहुत सारे जो डर हैं देख कर सीखते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ, अगर उसकी माँ किसी चीज़ से डरती है तो वो भी डरेगा, क्योंकि बेंडुरास का जो विकारियस लर्निंग पार्ट है वो इस बात को बताता है कि दूसरों से देखकर, इमिटेट कर कर सीखना। तो इफ़ ए चाइल्ड रिपीटेडली सीज हर मदर बीइंग अफ्रेड ऑफ समथिंग, किसी के डर से देखता है तो द सेम वुड बी ऑब्जर्व्ड इन द चाइल्ड ऑल्सो। द मॉडलिंग थ्योरी प्रपोजेज, जो मॉडलिंग थ्योरी है वो प्रपोज करती है दैट फोबियाज आर लर्नड वाया ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस, कि जो फोबिया है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रोसेस के थ्रू सीखा जाता है। While learning theory justifies the origin of a number of phobias in some cases, जबकि जो लर्निंग थ्योरी है जस्टिफाई करती है बहुत सारे फोबिया के केसेस को कि कैसे वो ओरिजिन हुए। नॉट ऑल द फोबियाज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। इस थ्योरी के द्वारा सभी फोबियाज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। द रोल ऑफ प्रिपेयर्डनेस दैट यू हैव लर्नड अर्लियर इन कनेक्शन विद बायोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन ए सिग्निफिकेंट इशू, कि यहाँ जो हमने देखा सीखा कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स के थ्रू जो प्रिपेयर्डनेस होती है, द रोल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, कि उस स्थिति के लिए तैयार रहना, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एंड दैट द लर्निंग में प्ले ए रोल इन फोबिया, और लर्निंग जो है ना फोबिया में एक अहम रोल अदा करता है, बट इट कैन नॉट बी द होल स्टोरी। बट हर फोबिक डिसऑर्डर में ये लर्निंग थ्योरी काम नहीं करती। उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरीज का पार्ट आया। कॉग्निटिव अप्रोच टू फोबियाज इंडिकेट्स ए ग्रेटर सेलेक्टिव अटेंशन टूवर्ड द फोबिक ऑब्जेक्ट। देयर इज ऑफन एन अंडरलाइन कोर बिलीफ दैट नेगेटिव थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। हमेशा डर के पीछे नेगेटिव थिंग्स होती हैं, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सोशल फोबिया, बट ऑल्सो इन अदर स्पेसिफिक फोबियाज कैटास्ट्रॉफिक आउटकम्स आर बिलीव्ड टू बी इनएविटेबल, दस डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी फॉर द पर्सन। जो वास्तविक स्थिति होती है उस डर की वजह से उस वास्तविक स्थिति को एक नेगेटिव तरीके से अपने दिमाग में लेता है।
और कॉग्निटिव थ्योरी इस बात को भी एडमिट करती है कि द कोर बिलीफ मे रिमेन एट द नॉन कॉन्शियस लेवल, कि जो कोर बिलीफ होते हैं, हमारे जो अंदर के विश्वास होते हैं, वो नॉन कॉन्शियस लेवल पर रहते हैं, दस मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, जो कि डिफ़िकल्ट है, बड़ा मुश्किल है उसको मॉडिफाई करना। हाउएवर इफ द पर्सन इज टोल्ड टू लुक इनटू हर ओन इरेन्युअस अजम्पशंस, यदि वो अपनी खुद की जो गलतियों को देखता है, एंड कॉग्निटिव बाइसेस, कॉग्निटिव बाइसेस का यहाँ मतलब है ए सिस्टमेटिक एरर इन आर थिंकिंग, हम अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में एक सिस्टमेटिक तरीके से धारणा बना लेते हैं, अवधारणा बना लेते हैं, वो कॉग्निटिव बाइसेस में आता है। द डिस्टोर्शन इन थॉट्स प्रोसेस में बी आइडेंटिफाइड। अब इससे रिलेटेड कुछ फिगर्स दिए गए हैं, यहाँ हम इन फिगर्स को देख सकते हैं। पहले फिगर में क्लियर बताया गया है कि इसका जो डिफेंसिव साइको एनालिटिकल अप्रोच थ्योरी की वजह से कि रिप्रेसिंग फोर्स ऑफ द ईगो जो है ना, उस बच्चे की ईगो डर रही है, वो दब रही है, अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट सीकिंग एक्सप्रेशन, और जो अनकॉन्शियस, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जो सोच चल रही थी, वो उसके एक्सप्रेशन जो है ना, वो कन्फ्लिक्शन में आ रहे हैं। तो इसका एक डिफेंसिव सॉल्यूशन क्या आया, वो बच्चे ने, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया हंस का, जो वो लिटिल हंस क्या था कि उसने अपनी जो थॉट प्रोसेस है कहाँ डाइवर्ट कर ली, डिस्प्लेसमेंट ऑन द फोबिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, हॉर्स के ऊपर उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। और बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन में हमारे सामने ये स्थिति क्लियर आ रही है कि ऑब्जेक्ट इलिसिटिंग रियल फियर, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के जो ऑब्जेक्ट जो रियल फियर जनरेट करता है, तो फियर रिस्पॉन्स अटैच टू द न्यूट्रल स्टिमुलस। अब जो फियर है, फियर का जो रिस्पॉन्स है वो अटैच किससे रहता है, न्यूट्रल स्टिमुलस से, और फिर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट associated at the time of response to the object eliciting fear later turn to conditional stimulus, कि उसमें जो बाद में एक बैंग की आवाज़ दी गई स्टिक के थ्रू, ताकि उसका रिस्पॉन्स देखा जा सके कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसके बिहेवियर में कितना परिवर्तन आ रहा है। ऐसे ही कोग्निटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फोबिया, कोर बिलीफ जस्टिफाइड करते हैं कि कोर बिलीफ अबाउट इनएविटेबल नेगेटिव इवेंट्स, एंड देन ऑटोमेटिक थॉट्स अबाउट इम्पेंडिंग कैटास्ट्रॉफी, आने वाले खतरे के बारे में ऑलरेडी अपना ऑटोमेटिक थॉट जनरेट होना, एंड उसकी वजह से फोबिक रिएक्शन जनरेट होना। तो दोस्तों ये जो चार्ट्स हैं आपको बनाने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फोबिक डिसऑर्डर, जैसा कि यहाँ दिया गया है, एज इन द केस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, एंग्जियोलाइटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग फोबिक डिसऑर्डर्स। जैसे पैनिक अटैक में कुछ फार्माकोलॉजिकल ऑर्डर को इसमें शामिल किया गया था, साथ साथ में साइकोलॉजिकल ऑर्डर को। तो इसमें फार्माकोलॉजिकल ऑर्डर में आप सहारा ले सकते हैं एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के थ्रू। हाउएवर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आर ऑफ ग्रेटर इफेक्टिवनेस, जबकि जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हैं, साथ में साइको एनालिटिकल थेरेपीज ट्राई टू अनअर्थ रिप्रेस्ड कन्फ्लिक्ट्स एंड डील विद देम एट ए मैच्योर लेवल देन बाय डिस्प्लेसिंग देम इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। जो साइको एनालिटिकल थेरेपीज हैं उसमें अपनी जो अनकॉन्शियस जो थॉट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरपर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको जो हम डिस्प्लेस कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस पर। अमंग द बिहेवियरल अप्रोचेस टू ट्रीटमेंट यू कैन ट्राई सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। यहाँ पर कुछ डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक आती हैं, फ्लडिंग टेक्निक आती हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती हैं, जिसमें अगर बात करें तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की बात होती है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को एक्सपोज किया जाए, फियरफुल ऑब्जेक्ट्स की कंडीशन में रखा जाए और उसे बताया जाए कि आप कैसे इसके ऊपर अपना जो है ना फोबिक कंट्रोल कर सकते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से फ्लडिंग में होता है, जिसमें अचानक ही बहुत सारे जो फोबिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सामने पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है। मेडिटेशन है एंड ब्रेथ कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं, वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आ जाती हैं। तो सिस्टमेटिक डेस्टिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग द पर्सन टू द फोबिक ऑब्जेक्ट इन ए ग्रेडेड वे।
सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक जो है ना जो फॉबिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके सामने उसे एक्सपोज किया जाता है। Before starting systematic desensitization, you need to teach your client the relaxation technique scientifically. Then you prepare hierarchies of anxiety. तो उन्हें हायरार्कीज ऑफ एंग्जाइटी के बारे में बताना है कि एंग्जाइटी का पहला लेवल से लेकर आखिरी लेवल क्या होता है, एंड डिज़ाइन सिचुएशंस टू एक्सपोज हर ग्रेजुअली फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल ऑफ एंग्जाइटी टू द highest level. For example, if your client is afraid of snakes, you can first show her a cartoon picture of a snake, which would probably not elicit phobic responses in her. You ask her to relax in the presence of this picture, and she can very well do it. Next, you show her a perfectly realistic photograph of a snake, and let us say she can relax even though she is a bit uncomfortable. वो अनकंफर्टेबल होती है रियलिस्टिक फोटोग्राफ को देखकर भी, लेकिन उसे कहेंगे, आप बताएंगे, सिखाएंगे कि आपको रिलैक्स इस सिचुएशन में कैसे रहना है। देन शो हर अ 3D पिक्चर, देन नाउ शी इज नाउ डिस्टर्ब्ड, and you continue working with her till she learns to relax in front of it. Then you show here a video and so on. इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस है वो हमें करना है। When finally she is ready to take her chance, you take her to a snake park and ask her to relax and enjoy. तो ये एक तरीके हैं, अलग अलग तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं। फ्लडिंग इज द अपोजिट ऑफ ग्रेडेड एक्सपोजर। ये ग्रेडेड एक्सपोजर से एकदम अपोजिट होता है। यहाँ आप क्या करेंगे, हेयर यू एक्सपोज योर क्लाइंट स्ट्रेट वे टू द feared situation or object and ask her to relax. This is also known as exposure therapy. Once she can imagine the situation, she becomes confident of her control. तो उसे कंट्रोल करना आ जाता है। Usually this is the technique rural people take for teaching swimming to young boys. जो रूरल पीपल होते हैं वो स्विमिंग सिखाने के लिए यंग बॉयज़ को करते हैं। दे थ्रो द प्रोटेस्टिंग चाइल्ड इन द वाटर विद ए क्लोथ टाइटली वुंड अराउंड हिज वेस्ट, कि उसके कमर पर एक कपड़ा बांध देते हैं एक रस्सी टाइप से और उसे धक्का दे देते हैं ताकि उसको संभाला जा सके, ताकि उसके डर को ख़त्म किया जा सके। द चाइल्ड स्ट्रगल्स एंड गैस्प्स इन वाटर एंड एट लास्ट थ्रू रैंडम मूवमेंट्स फ्लोट अप, और फिर रैंडम मूवमेंट्स के थ्रू वो फिर तैरना सीख जाता है। ही मे बी रेस्क्यूड एट एनी मोमेंट विद द हेल्प ऑफ क्लोथ टाइड अराउंड हिज बॉडी। उसे बचाया जा सकता है किसी भी क्षण यदि वो डूबने लगे, जो उसके कमर के साथ एक कपड़ा जो बांधा गया होता है उसकी मदद से। द सेम मे बी यूज्ड विद फोबिक पीपल बट द रिस्क इज दैट सम ऑफ देम मे बी ट्रॉमेटाइज्ड। द सेम जो तरीका है ये फोबिक पीपल के साथ अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो लोग हैं ऐसी स्थिति में ट्रॉमेटिक सीवियर कंडीशन में भी जा सकते हैं। सो फ्लडिंग नीड्स टू बी डन कॉशियसली। इसे बड़े सावधानी पूर्वक इस ट्रीटमेंट को करना चाहिए हमें। मॉडलिंग इज अनदर रिकमेंडेड टेक्निक। सीइंग अदर्स इन ए ग्रुप फेसिंग द सिचुएशन विदाउट फियर मे हेल्प टू ट्राइंग टू डू द सेम। जैसे क्योंकि इंसानी नेचर होता है कि वो दूसरों को देखकर बहुत कुछ चीज़ें सीखता है, करता है। तो कॉग्निटिव अप्रोच टू ट्रीटिंग स्पेसिफिक फोबिक डिसऑर्डर्स हैज़ नॉट बीन बेस्ट ऑप्शन ऑफ चॉइस। जो कॉग्निटिव अप्रोच है स्पेसिफिक फोबिक डिसऑर्डर में एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है, सिंस द पर्सन ऑलरेडी नोज द अनरीजनेबलनेस ऑफ हर फियर। क्योंकि व्यक्ति खुद जानता है कि वो डर रहा है, लेकिन उस डर को गायब कैसे करे, भगाए कैसे, अनरीजनेबल है उसका वो जो डर है। सिंपली मेकिंग हर सी द इरेशनलिटी इज ऑफ लिटिल हेल्प। और उसमें दिखता है कि उसकी जो इरेशनलिटी है उसको ये बताना कि आप ये गलत कर रहे हैं, अनरीजनेबल है, तो वो कोई खास मदद नहीं कर पाता है। तो एक्सपोज टू द सिचुएशन सीम्स टू बी एसेंशियल फॉर रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक फोबिया, कि उस ऐसे व्यक्ति को उस फोबिक सिचुएशन स्पेसिफिक फोबिक्स ऑब्जेक्ट्स की तरफ जो है ना एक्सपोज किया जाए, ताकि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज यूजफुल इन द केस ऑफ सोशल फोबिया। ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है ये यूजफुल रहेगी सोशल फोबिया में। देयर आर ओफन ऑटोमेटिक थॉट्स अबाउट सेल्फ एंड अदर्स अंडरलाइंग सोशल फोबिया। अपने आप के बारे में, दूसरों के बारे में जो डर होते हैं वो सोशल फोबिया में आते हैं। एक्सप्लोरिंग सच इरोनियस automatic thought and making the client approach it from a new perspective have been helpful in treating social phobia। ताकि उस व्यक्ति को बताया जा सके, आपके क्लाइंट को बताया जा सके कि एक नए पर्सपेक्टिव के ज़रिए उसे जो है ना सोशल फोबिया
से ओवरकम करना है, उसे नए नए तरीके बताए जाएं कि इन स्थितियों में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जो शब्द हैं, जब आप शब्दों को रिप्रेजेंट करेंगे किसी के सामने, तो उस वक्त भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो इनफैक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट इन रियल लाइफ थेरेपेटिक सिचुएशन यू मे गो फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक नीड ऑफ द क्लाइंट। यस, बिल्कुल सही बात है कि हमें हमेशा वही ट्रीटमेंट करना चाहिए जो कस्टमाइज्ड हो, मीन्स क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से हो, तो वो थेरेपी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें आंख बंद करके एक ही थेरेपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसी कंडीशन वैसी थेरेपी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट